वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे किंदील की। किंदील ना सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि इनकी शायरी तो बहुत ही हसीन है और अभी हम कुछ इनकी मिन्नत करेंगे कि ये हमें कुछ अपने अशार सुनाएं। लेकिन किंदील, अभी आपने कहा कि आपकी ख्वाहिश थी बचपन से कि जगजीत सिंह को आप ख्वाब में भी मिल लें, तो आपके लिए इट वाज अ ड्रीम। और किस किस को ख्वाब में मिली हैं? मैं तो जागती आंखों से ख्वाब देखती हूँ और अपनी मर्जी का ख्वाब देखती हूँ। ये बड़ा अच्छा है, टेक्निकल कलर में हो, ब्लैक एंड व्हाइट में हो, ये तो बड़ा कन्वीनियंट है अपना। और वो ख्वाब देखती हूँ जिनको पूरा करना भी चाहती हूँ या जिनकी ताबीर मैं समझती हूँ कि मैं पालूंगी। इसलिए मैंने कुछ ऐसे ख्वाब कभी नहीं देखे कि जिनके बारे में मुझे ये हो कि इसकी ताबीर में नहीं पा सकती। यानी मैं बर्मा में नहीं जा सकती, हाँ, तो वो बर्मा का ख्वाब नहीं देखा। बर्मा नहीं जा सकती? नहीं, मेरा मतलब है कि आपने नहीं सोचा ना। हाँ नहीं, वो ख्वाहिश नहीं है, सोचूंगी तो चली जाऊंगी। कोई ऐसा और आदमी जिसके लिए आपने कभी ड्रीम किया हो कि काश मैं इसको मिल लूं? दो आर्टिस्ट ऐसे और हैं जिनसे मैं मिलना चाहती हूँ और वो मेरी ख्वाहिश में है, ख्वाब में तो नहीं लेकिन मेरी ख्वाहिश में है। एक तो दिलीप कुमार साहब और एक लता। ये दोनों लेजेंड्स हैं, हाँ, आर्टिस्ट। और इनका मैं इंटरव्यू करना चाहती हूँ। जो बहुत से सवाल मेरे दिल में हैं जो मैं पूछना चाहती हूँ। और जगजीत साहब से वाकई इसलिए था कि मैंने उनको इतना सुना, उनको भी और चित्रा को भी इतना सुना कि जब मैंने उन्हें उनकी गजलों के बोल सुनाए तो कहते तुम्हें सब कुछ याद है, मुझे तो ये याद नहीं है। मैंने कहा मुझे तो एक एक गजल आपकी याद है। देखिए ना, मैं तो स्टेज पर हर आर्टिस्ट की तारीफ करती हूँ, ये रोज मेरा काम है, लेकिन उस आर्टिस्ट की तारीफ करना जिसे आप दिल से चाहते हो, कितना मजा आता है, कितना लुत्फ आता है। बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। तो वो जब मैं गई स्टेज पर तो मुझे भूल ही गया कि जगजीत साहब इंतजार करें, उन्होंने आना है। आप यकीन करो 20-25 मिनट मैं स्टेज पर बोलती रही उनके बारे में। उसके बाद फिर ब्रेक हुआ बीच में, उसके बाद फिर मुझे जाना था स्टेज पे। फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज मेरा जितनी देर दिल चाहेगा मैं आराम से वापस आऊंगी। मैं आज आखिरी स्पीच है अपना। नहीं, लेकिन पता क्या है, जब आपको सुनने वाले लोग मौजूद हो तो दिल चाहता है। अगर ऑडियंस अच्छी ना हो, आप यकीन करें, ऑडियंस का रिसेप्टिव होना बहुत जरूरी है। बोलने को दिल, बात नहीं करने को दिल चाहता। बिलखुसूस आर्टिस्ट जो है वो हसास जरूर होता है। अगर वो फील ही नहीं करेगा तो पोर्ट्रे क्या करेगा? ये तो उसका काम है ना, उसकी जॉब है कि उसने अपने ऊपर वो फीलिंग तारी करनी है। इसे आप यूं नहीं कह सकते आर्टिस्ट जो है हसास होता है, इंसान जो है हसास होता है। कहने का मतलब ये है, इश्क में नाकामी हुई, कहते हैं इश्क में नाकामी से आर्टिस्ट कंप्लीट हो जाता है। देखिए, इश्क तो हर इंसान जिंदगी में करता है, जाहिर है। मेरी जिंदगी में एक ही बार। रियली? बस? नहीं, मेरा ख्याल है बार, शादी की बात नहीं कर रहा, इश्क की बात नहीं, बार बार जो है ना, ये काम बहुत मुश्किल है। ये कहते हैं कि जो इश्क करना है वो आम आदमी के बस की बात नहीं। बज़ाहिर तो इसको पता नहीं लोग इसको डिफाइन किस तरह करते हैं कि इश्क क्या है। इश्क अपनी जात की नफी का नाम है, किसी दूसरे को इतना चाहना कि आपकी जात की नफी शुरू हो जाए, इसको इश्क कहते हैं। इश्क खुदा से भी हो सकता है, इंसानों से भी हो सकता है। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत अजियत वाला काम है और हर इंसान कर भी नहीं सकता, और आज के दौर में तो बहुत रेयर है। हाँ, सच बोले, सच। हाँ, ये किया नहीं जाता, खुद ही हो जाता है। हो गया? हाँ, हुआ। कायम है? नहीं। चलें, अल्लाह करे कि आपको कहीं ना कहीं अपना इश्क दोबारा मिल जाए। लेकिन ये बताएं कि जब आप ट्रैवल करती हैं, जहाज़ों में आप इतनी देर के लिए जाती हैं, बहुत बोर होती हैं। कोई लोग अपने विजिटिंग कार्ड्स देते हैं, तो आपके पास तो कई डायरीज भरी होंगी। विजिटिंग कार्ड्स प्रोग्राम्स के बाद देते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने कभी उन पर दूसरी नजर नहीं डाली और मुझे ये भी नहीं याद होता कि किसने दिया था किसने नहीं दिया था। इसलिए कि मैंने कभी डायल ही नहीं किया उसको दोबारा। पहली बार जब ऑटोग्राफ दिया था जिंदगी में तो कैसा लगा था? मुझे बचपन में हमारे कॉलेज में या स्कूल में जब कोई पर्सनैलिटीज आती थी तो तमाम दूसरी लड़कियां भागी जाती है ऑटोग्राफ बुक लेकर, तो मैं कभी नहीं जाती थी। वो मुझसे पूछती थी कि तुम क्यों नहीं जाती? मैंने कहा ये क्या बात है, मैं चाहती हूँ मैं वो बनूं कि मुझसे लोग ऑटोग्राफ लें, मैं क्यों लूँ किसी का भी जाके, तुम लोग ले लो। आप बेशक ऑटोग्राफ दें, फोटोग्राफ दें, हम सब कुछ ले लेंगे, अपना आप देने वाली तो बने। तो अच्छा लगता है। आपका तो ताल्लुक अदब से है, तो अदब में और ये इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, तो आप क्या इक्वली टाइम दे सकती हैं दोनों को, या देती हैं? क्योंकि मैं उतना ही काम करती हूँ जितना मैं पसंद करती हूँ करना, बहुत ज्यादा जितना निभा सके। हाँ, जितना निभा सकती हूँ। और फिर ये फनून लतीफ़ा की तमाम शाखें हैं, ये शायरी, मुसव्वरी, गुलकारी, एक्टिंग, ये तमाम एक ही फील्ड में समझती हूँ, मैं इसे डिफरेंट नहीं समझती। सब आर्टिस्ट ही है ना, आर्टिस्ट ही कर रहा होता है, शायरी भी आर्टिस्ट होना ज़रूरी है उसके लिए। तो जब अच्छा, मुझे ये है कि मैं यकसानियत से बहुत जल्द उगता जाती हूँ। तो अब ऐसा होता है ना कि अब मेरा जो फील्ड है उसमें इतनी वैरायटी है कि कभी मैं कंपेयरिंग कर रही हूँ, कभी किसी ड्रामे की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, कभी शायरी कर रही हूँ, कभी म्यूजिक सुन रही हूँ, कभी म्यूजिक के ट्रैक्स। यकसानियत में घर वालों से नौकता आ जाइएगा कहीं अपने कि मैं 25 साल से यही देख रही हूँ। नहीं, मेरी जो एक आर्टिस्ट होता है ना, उसकी जिंदगी जो होती है वो घर के गिर्द नहीं घूमती। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, आर्टिस्ट जो होता है ना वो एक घरेलू बंदा नहीं होता,
इतने फैंस अपने अपने फेवरेट स्टार से शादी करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो उनके तो आपने दिल तोड़ दिए। आपको मैं बता नहीं सकती कि मैं ये आपने एक बड़ा इशू जो था, बड़ा सेंसिटिव इशू जो है टच किया है, इसलिए कि देखें अब आर्टिस्ट जो है वो बेचारा क्या करे, एक आर्टिस्ट है ना, तो वो कितने लोगों से शादी कर सकता है। बिल्कुल। अगर आपसे शादी करने वाले बड़े सीरियस किस्म के उम्मीदवार हों और वो ये भी कहते हो कि अगर शादी ना की तो मर जाएंगे और शादी नहीं आपके बगैर किसी से कर सकते, को मर जाओ एक काम तो मैं ये सोच रही थी मैं किस डॉक्टर के पास जाके ये पूछूं, किस साइकोलॉजिस्ट के पास जाके पूछूं कि मैं क्या करूं कि अगर बहुत से लोग आपसे शादी करना चाहते हो तो शादी आपको क्या करते करना हुए चाहिए। आप मुझे चलें आप ये बता दें कि शादी करते हुए आप मोहब्बत का ख्याल करेंगी कि उसके बैंक बैलेंस का? मैं बेसिकली जो हूँ मैं बहुत रोमांटिक हूँ और मैं बहुत फैंटेसीज में जिंदगी मैंने गुजारी। फार्म हाउस चाहिए आपको? नहीं, लेकिन अब मैं बहुत रियलिस्टिक हो गई हूँ और फ्लैट से काम चल जाएगा? नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि पहले मैं ये समझती थी कि मोहब्बत जो है वही काफ़ी है एक ज़िंदगी गुजारने के लिए। अब मुझे ये पता चला है कि नहीं, मोहब्बत काफ़ी नहीं है, दुनिया की और बहुत सी आसाइशें, बहुत सी चीज़ें की ज़रूरत है। बल्कि ज़रूरियात है, आसाइशें नहीं। मैं तो ज़रूरियात कहूँगा। अच्छा, अब मैंने अपने आप को कायल कर लिया और मैं बड़ी खुश हूँ कि मुझे पता चल गया है अब कोई ऐसा मसला नहीं होगा। मेरे लिए एक प्रपोजल आई एक बहुत अमीर आदमी की, और मुझे पता था बड़ा घर, मर्सिडीज, हर चीज़ है, लेकिन जब मेरे घर वालों ने कहा भी ये बहुत अच्छा प्रपोजल है तो इसको कर लो तुम। रजिस्ट्रियां चेक कर रही थी घरों की अपना और वो मर्सिडीज की हाँ बिल्कुल, अच्छा। हर चीज़ बहुत। लेकिन आप यकीन करें कि मैं एक महीने से भी नहीं बल्कि 3 महीने तक खुद को ये कायल करती रही कि मुझे ये कबूल करना चाहिए और मैं अपने आप को कायल नहीं कर सकी। मैं एक अपना डॉक्टर का नाम और नंबर लिख के दे रहा हूँ आपको। अच्छा। आप प्लीज जाते हुए ना, प्लीज अगर ऐसा हो तो आप उनको मिलते जाइएगा। आप प्लीज जरूर बताइए, मैं खुद चाहती हूं। इनकार किया भाई? मैं पागल है ना हम लोग, वो आपसे ही कहते हैं आर्टिस्ट हसास भी होता है और पागल भी होता है थोड़ा सा। बिल्कुल, मैंने कहा कि देखो, मैंने अपने आप को विजुलाइज किया कि एक सोने के पिंजरे में अगर मुझे रख दिया जाए और मुझे जिंदगी की हर आसाइश हो, बच्चों के मैं पैम्पर्स बदलने पे लग जाऊं नहीं, और रूह मेरी हर रोज मरा करे। क्यों आपका ख्याल रखने वाला मियां भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल मैं कायल नहीं कर सकी खुद को किस इसके किस्म लिए। का मर्द चाहिए? बैंक बैलेंस हो गया, मर्सिडीज हो गई, उसके अलावा जमीन होनी चाहिए कुछ ना कुछ उसके नाम पे। हाँ, वो अब पैसा तो नहीं चलता ना सारी उम्र जी, कुछ लैंड भी चाहिए अपना। बिल्कुल। पता क्या है, मेरे जिंदगी में जो टारगेट्स है ना वो ये है कि मैं कोई बड़ा काम इस हवाले से, सोशल वेलफेयर के हवाले से करना चाहती हूँ। अगर कोई ऐसा शख्स हो जो मेरे साथ मिलकर ये सब काम कर सके और वो दौलत उसे खर्च करनी पड़ेगी उन तमाम कामों के लिए। अगर मैं जो भी इदारा बना रही हूँ, जो भी शादी करेगा दौलत उसको वैसे ही खर्च करनी पड़ेगी, वो चाहे अच्छे काम के लिए करे चाहे बीवी पे करे, वो तो करनी मुझे पड़ेगी। पता क्या है, मुझे खुद ज्वेलरी और डायमंड्स का कोई शौक नहीं है, बिल्कुल भी शौक नहीं है, मुझे कीमती चीजों का कोई शौक नहीं है, इसलिए कि मैं समझती हूँ कि ये पैसे का ज़िया है, इससे अच्छा है कि वो पैसा। जिंदगी में हर लड़की को मैंने देखा यही कहती है शादी से पहले, आप मुझे कभी शादी के बाद मुकर जाती है। आप मुझे कभी डायमंड्स पहने हुए नहीं देखेंगे। पता है क्या कहता है, जब चांद रात पे वो बच्चों के जूते खरीद रहा होता है, कहता काश यार बेवफा होती और निकल जाती, भाग जाती कहीं पे। अच्छा, लेकिन पता क्या है, मेरी तरजीहात में ये चीज़ नहीं है कि दौलत को बुनियाद बनाकर या किसी, नहीं, मैं कर नहीं सकती। हालांकि मैं चाहती हूँ अपने आप को चेंज करना, लेकिन नहीं, फिर वही वैल्यूज़ आ जाती हैं, ह्यूमन वैल्यूज़, कि अगर कोई इंसान अच्छा है और आप मोहब्बत करता है, आपसे मुखलिस है, तो केयर करता है, बेसिकली आपकी रिस्पेक्ट करता है। रिस्पेक्ट करता है, तो बहुत बिल्कुल। जरूरी है ना। रिस्पेक्ट तो पहली बात है, हर रिश्ते की बुनियाद जो है वो रिस्पेक्ट पर है। रिस्पेक्ट पहली चीज़ है, उसके बाद मोहब्बत है। तो आप यकीनन उसके जिंदगी उसी के साथ गुजारना चाहेंगे। लेकिन अगर आपने जस्ट एक ये बिजनेस ही करना है शादी का, तो फिर तो आप किसी भी दौलतमंद आदमी से कर सकते हैं। मेरी एक जानने वाली की शादी हुई ऐसे, जो कहती है मुझे तो पहले पता ही नहीं था, मुझे कहा गया लड़का CSP और खुशशक्ल है। अब समझ आई कि DSP और बदशक्ल होता तो ज्यादा बेहतर होता। तो आप अपना वही वाली बात कर रही हैं। तो आप क्या ऐसी शादियों को मानते हैं कि ये शादियां जायज हैं? मेरा ख्याल है कि अपना शादी करके उसको निभाना जो है ना, वो अव्वलीन फर्ज है और वो मुश्किल काम है। अपना ये फैंटेसी मैरिजेस तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन उनको भी निभाना पड़ता है। नहीं, लेकिन बहरहाल शादी जो है वो पसंद की बुनियाद पे होनी चाहिए ना। पसंद, इसका मतलब तो है कि जिस बंदे को भी लाकर जिसके साथ बिठा दिया वो उसके शादी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अपना मैं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आपको ये तो मजहब भी आपको हक देता है, इस्लाम भी आपको हक देता है कि आप पहले पसंद करें, जाने। शादी एक माशरती जरूरत है, एक जिम्मेदारी है। शादी कोई खुशी की चीज नहीं है, बहुत से लोग खुशी के लिए करते हैं। आप तो ऐसे जिक्र कर रही हैं जैसे कोई नौजुबिल्लाह कंधा देके जा रहा है आप शादी यकीन करें, अभी तक मैंने ऑफ द रिकॉर्ड बहुत से कपल्स का इंटरव्यू किया, तो आप यकीन करें कोई भी खुश नहीं था एक दूसरे से। वो औरत कहती थी बस क्या करूं, बच्चों के लिए निभा कर रही हूँ। वो दूसरा कहता बस जी खानदानी मसाइल है, मेरी बहन की शादी भाई से इसकी हुई है, वरना खुशी तो मुझे, मैं तो घर में आता हूँ एक लम्हे का सुकून नहीं है मुझे इस घर में। औरतों का तो मैं बता नहीं सकता, मर्दों का मैं बता सकता हूँ। जो आपको कहना कि मैं अपनी बीवी के साथ खुश नहीं हूँ, वो झूठ बोल रहा है आपसे।
क्यों? जी ये पहली लाइन है जो एक अपना शादीशुदा मर्द जो है ना एक अपना सिंगल औरत को देता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, बहरहाल में वो उनके चेहरे से लग रहा था सच ही बोल रहे थे बेचारे, वो बड़े बेहतर दुखी एक्टर थे। होंगे। क्योंकि वो मतलब पता क्या, शादी के बाद हमारे यहाँ जो है ना रिश्ते का तस्वुर, वो ये है कि वो एहसास मलकियत समझ लेते हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से शादी नाकाम होनी शुरू हो जाती है। फिर वो कॉम्प्रोमाइजेस के रिश्ते का एक अपना तकद्दुस होता है, हाँ। उसकी एक अपनी खूबसूरती होती बिल्कुल होती है ना, वो खत्म होने लग जाती है जब आप दूसरे की शख्सियत पर काबिज हो जाएंगे। हाँ भाई तुम मेरी ये तुम आज मुझसे पूछे बगैर चली गई अपने माँ के घर, शौहर का मैं बता रही हूँ। हालांकि अगर वो चली गई तो क्या हो गया भाई, चली गई अपने माँ बाप के घर गई है ना। और भाई वो तुमने नहीं वहां नहीं तुमने जाना, आज मेरे वो आए, मतलब हर शौहर ये समझ लेता है कि ये मेरी मलकियत है, तो अब इसे हर बात मेरी। उधर से बीवी है, हाँ जी आज आप रात देर से क्यों आए, अब उधर से वो ऑर्डर। तो इंसान जो है बुनियादी तौर पर आजाद पैदा हुआ है, इंसान अपनी आजादी को कभी भी सेक्रीफाइस लोग नहीं कर इल्जाम सकता। ये लगाते हैं कि जब किसी एक्ट्रेस को काम नहीं मिलता ना तो वो खुद प्रोड्यूसर बन जाती है। देखिए काम जो है ना इसमें कोई वो नहीं चलती, जब स्क्रीन पे आएगा तो पता चल जाएगा कि आप में कितनी अहलियत है। अगर मुझ में अहलियत होगी तो वो लोगों को नजर आ ही जाएगी ना, अगर नहीं होगी तो मैं करूंगी नहीं। क्या और काम थोड़े मैं अमेरिका चली जाऊंगी, अमेरिका इतना खूबसूरत मुल्क है, मुझे सब लोग कहते हैं कि तुम यहाँ सेटल हो जाओ, पाकिस्तान में क्या पड़ा है। लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर मैं शोबिज़ में ना होती, मैं कोई बिजनेस कर रही होती तो मैं आ भी जाती, लेकिन अब नहीं मैं आ सकती, इसलिए कि मेरे करने के लिए यहाँ कोई काम नहीं है। तो वहाँ शेर नहीं सुनते लोग? नहीं, एक थोड़ा सा छोटा सा तबका है ना आपका जो होता है आपकी कम्युनिटी, तो वो भी हर रोज तो नहीं वो शेर सुन सकते ना, तो फिर आपको वो तिश्नगी महसूस होती है कल्चर के हवाले से। So you're becoming a producer now. You've decided बिल्कुल। कि अब आप अपने प्रोग्राम्स प्रोड्यूस कर रही हैं, फिल्म प्रोड्यूस करने का इरादा है? अब नहीं, अभी तो सिर्फ टेलीफिल्म, और अभी तो टीवी का है, टीवी के लिए काम करूंगी। कोई आर्टिस्ट जिससे आप इंस्पायर्ड है? कहाँ पर, पाकिस्तान में या नहीं बाहर? एनीवेयर। आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट होता है, उसकी तो बाउंड्रीज नहीं है। पता है क्या, आप ये जो सीखने का अमल है या इंस्पायर होने का अमल है, ये होता रहता है। इसके लिए कोई मखसूस लम्हा या कोई मखसूस बंदा नहीं है कि आपने एक बंदा पकड़ लिया और आप हमेशा उससे इंस्पायर होते रहते हैं। नहीं, कभी किसी का काम अच्छा लग जाता है, कभी कोई बोल रहा होता है तो कभी किसी अच्छा की लगता आंखें है। अच्छी लग जाती हैं, कभी किसी के नहीं, वो तो एक पर्सनैलिटी की बात है, काम के हवाले से कह रही हूँ। ऑब्वियसली वो भी काम आ जाती हैं चीजें। आर्ट के हवाले से, सॉरी मेरा मतलब है कि आर्ट के हवाले से तो बहुत से लोग हैं जिनका अच्छा लगता है और इंडियन बनता मूवीज तारीफ में काम करेंगी? पहली बात तो है कि मूवीज मेरा टारगेट है ही नहीं, कभी मैंने सोचा ही नहीं। 5 करके बैठ गई आप कह रही नहीं, मेरा वो- टारगेट नहीं, वो मैंने सोचा ही नहीं। अपनी मर्जी से नहीं अच्छा, की थी। आपको मेमोरी लॉस हो जाता है कि कर के सब कुछ? नहीं नहीं नहीं, सॉरी मैंने सोचा ही अपनी नहीं। खुशी से नहीं की ना, मैं प्राउड फील करती हूँ उन्हें करने पर, नहीं ऐसा नहीं है। शोबिज़ में एग्जिबिशनिज्म पे बिलीव करती हैं? ये जो अपना आजकल बड़ी डिबेट हो रही है कि जी वो इतनी न्यूडिटी हो गई, इतनी वल्गैरिटी हो गई, ये तो ज़रूरत है, रोल की डिमांड है। नहीं देखें, बात यह है कि रोल की डिमांड किसी खास हद तक तो हो सकती है, लेकिन अगर आप ये सोचें कि नहीं हमने ये करना है, शायद यही हमारे आगे जाने में बेहतर या कामयाबी की एक सीढ़ी है, तो ये गलत है। नहीं अगर रोल की डिमांड है तो वो भी एक लिमिट्स में रहते हैं। लिमिट क्या है? लिमिट ये है जिसका हमारा मज़हब, हमारा कल्चर जहाँ तक इजाज़त देता है, उससे आगे नहीं। एक वो दौर भी था जब हमारे मुल्क में बहुत अच्छी साफ सुथरी फिल्में बना करती थी और वो लोग देखते थे और वो सुपरहिट गई। वो मर भी गए लोग, वो बनाने वाले भी मर गए, देखने वाले भी हाँ, मर तो गए। क्या अब आज की फिल्मों की बात नहीं, करें, आज भी मैं कहती हूँ कि अगर आज भी अच्छी कहानी के साथ अच्छी फिल्म बनाई जाए और उसमें कोई वल्गैरिटी ना हो तो लोग देखने आएंगे जरूर। किधर से? यही लोग देखेंगे, इसलिए कि हम लोगों ने, आप लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर इन लोगों को वापस सही लाना बात है। आई एग्री विद यू। मैं तो आपको वैसे ही अपना मजाक में कह रहा था। आई टोटली एग्री कि जितनी डिसेंट फिल्म होगी उतनी ज्यादा लेकिन यह है उसकी कि व्यूअरशिप फिल्म होगी। सही बनी हुई हो, Obviously, मजाक ना किया जाए लोगों के साथ। Obviously, बार वो लोगों ने हम, लेकिन लोगों को समझ आ जाती है, लोग पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। आई मीन पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, यू कांट फूल द पीपल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो तो है। प्रेस से शिकायत है आपको? अक्सर लोगों को रहती है। जी जाहिर है। आपको क्या शिकायत है? इसलिए कि क्या शिकायत है नहीं और क्यों शिकायत है? जी हमारे जो और किस किस अखबार से है? अब आप अखबारों के नाम रिपोर्टर का बताएं। अच्छा नहीं, वैसे क्या शिकायत? बताती हूँ मैं आपको कि मैं सहाफ़ियों से बहुत कम मिलती हूँ। उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि हमारे बहुत से जो सहाफ़ी हैं वो ये नहीं समझते कि सहाफ़त कितना सेंसिटिव प्रोफेशन है, और एक अगर यहाँ पर वो ज़रा सी भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें तो क्या से क्या हो जाता है। तो लफ्ज़ की एक हुर्मत जो है उसका ख्याल सहाफ़ी को ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मुझे नहीं समझ आती कि अब सहावत कौन सा रुख ख़ास तौर पे शोबिज़ की इख्तियार करती जा रही है, कि यहाँ पे भी वही चीज़ें आ गई हैं, ताल्लुकात, खुशामद,
पैसे, ये वो सारा कुछ है। तो लेकिन मैंने ये कभी नहीं चाहा कि मैं बहुत ज़्यादा मेरी खबरें अखबारों में आएँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मुझे काम करना है। अगर मेरा काम अच्छा होगा तो सबको पता चल जाएगा, मुझे खुद से कहने की क्या जरूरत है। शिकायत यही है कि वो बाज़ औक़ात आपसे मिले भी नहीं होते और आपके बारे में ऐसी बातें लिख देते हैं कि जिनका हकीकत से दूर दूर। सोच रहे थे किसके बारे में लिखा है? एक सहाफ़ी था, मैं आपको उसका नाम नहीं कोट करूंगी, उसने कई दिनों तक एक स्कैंडल मेरे खिलाफ लगाया। कोई काबिल जिक्र अखबार नहीं था इतना, लेकिन बहरहाल वो अखबार था, पढ़ा जाता था। तो जब हद ही हो गई ना, और उसने मेरी शख्सियत को जिस तरह से उसने हर्ट किया, तोड़ मड़ोड़ के जो कर सकता था उसने वो कर लिया। तो काफ़ी अरसे के बाद मैंने फिर उसके एडिटर से शिकायत भी की। उसने कहा ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा, ये वो। उसके बाद उस किसी के थ्रू सहाफ़ी ने कहा कि जी मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। तो मैंने किसी के कहने पर असल में ये सब कुछ लगाया। मैंने कहा आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप कभी मुझे मिले हैं आमने सामने? नहीं, मैंने कहा आप आमने सामने आपने मुझे देखा हुआ है सामने से? कहता नहीं। मैंने कहा मेरे बारे में पर्सनली कुछ जानते हैं? कहता जी नहीं। मैंने कहा तो फिर आपने ऐसा क्यों किया जबकि आप मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं थे? लेकिन ऐसे भी तो बहुत से सहाफ़ी हैं ना। देखें जी, एक बात मैं आपको बताता हूँ। तो फिर उसने कहा, सुने, फिर उसने कहा कि आप मुझे एक मौका दें, मैं आपका एक ऐसा इंटरव्यू करूंगा कि आपकी सब शिकायत दूर हो जाएंगी। तो मैंने एक ही शेर पढ़ा कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तोबा, हाय ज़ूद पशेमा होना। नहीं, लेकिन बात यह है कि अगर ये सहाफ़ी ना हो और ये सहाफ़ी बरादरी ना हो तो मैं और आप अपना कैसे क्यों यहाँ पे बैठे हो? हम लोगों को कौन जाने? हमें बनाने वालों में भी तो इन्हीं का हाथ है ना। देखिए, बात ये है कि बनाना या बिगाड़ना किसी एक तबके के साथ, उसको मैं नहीं समझती। मैं समझती हूँ कि नहीं, लेकिन वो हमें एक प्लेटफॉर्म देते हैं। वो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, उससे भी आपको मिल रहा है, वो ज़्यादा है, बल्कि अब उसकी ज़्यादा है। लेकिन मैं ये समझती हूँ जो अच्छे सहाफ़ी हैं, जो इसका वाकई हक अदा कर रहे हैं कि जो अपने प्रोफेशन का है, तो उनकी फिर लोग इज्जत भी करते हैं, उन्हें अच्छा भी कहते हैं। मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ जो सहाफत में आ तो गए, लेकिन जो सहाफ़ी नहीं थे, बदनाम कर रहे हैं। जो वो सहाफ़ी नहीं थे, उन्होंने सहाफत में कोई डिग्री नहीं ली। ये जितने लोग इनके पास कोई डिग्री नहीं है सहाफत की, बुरा कर रहे हैं। हाँ। बट एनीवे, अपना आपसे बातें रहेंगी, जारी रहेंगी। वी हैव टू गो फॉर अ क्विक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आप खरी खरी बातें सुन रहे थे किंदील की। किंदील ने कहा हाय इस ज़ूदे पशेमा का पशेमा होना। यही था ना जी मसला? जी। ये एक एलिगेशन है आपके ऊपर जो लोग लगाते हैं। आपके ऊपर से मेरा मुराद है कि तमाम ट्रेड के ऊपर लोग लगाते हैं, जिसमें मैं भी उसका हिस्सा हूँ, कि ये जो बाहर ट्रूपेज लेके जाते हैं या सो कॉल्ड परफॉर्मेंसेस हो रही होती हैं बाहर, तो एक्चुअली ये प्राइवेट मुजरे भी हो रहे होते हैं साइड बाय साइड वहाँ पे। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है। और मैंने खुद अभी मैं टूर करके आई हूँ अमेरिका और कनाडा का, और मैंने एक रिव्यू लिखा है, वो बहुत जल्द आप एक बड़े अखबार में देखेंगे। उसमें मैंने क्रिटिसाइज़ किया है बहुत से प्रमोटर्स को जो यहाँ से ग्रुप लेकर जाते हैं और फिर वहाँ के पाकिस्तान के कल्चर को बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और मैंने उसमें यही कहा है कि हमारी जो वो जो है कल्चर मिनिस्ट्री जो है, उनको चाहिए कि वो उन लोगों को वीज़े इशू करने से पहले ये देखें कि कल्चर मिनिस्ट्री तो वीज़ा नहीं इशू करती ना, तो एम्बेसीज मुतल्लिका एम्बेसीज करती है, लेकिन एनओसी तो पहले लेना पड़ता है ना, कि वो लोग जो शोज़ करवाने जा रहे हैं उनका गुज़श्ता रिकॉर्ड क्या है, उन्होंने किस तरह के शोज़ वहाँ पहले करवाए और उनकी रेपुटेशन क्या है। वो तो बाद में करवाते हैं, जो करने वाले हैं वो तो यहाँ से जा रहे हैं ना जी। नहीं, लेकर यहाँ बाहर के लोग ही होते हैं ना जो करवाते हैं, यहाँ से बुलाते हैं। करने वाला कौन है? हमारे दरमियान ही है। देखिए, आर्टिस्ट की बात आप कर रहे हैं। आर्टिस्ट जो है अपनी मर्जी से वहाँ कुछ नहीं कर सकता। आर्टिस्ट वही करेगा जो उसको प्रमोटर कहेगा। प्रमोटर की मर्जी के बगैर वो कोई शो नहीं कर सकता वहाँ। तो प्रमोटर ही होते हैं जो यहाँ से जो लेकर जाते हैं, जो लेकिन ये पहले सेटल नहीं होता कि आपने क्या क्या करना है वहाँ पे? करना तो ये होता है कि शोज करने हैं, लेकिन उसके बाद वो ये सोचते हैं कि चलो इस बहाने पैसे ज़्यादा कमा लेंगे, तो वो फिर प्राइवेटली डांसर्स के शोज वगैरह करवा लेते हैं, उसमें पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं। सुना है आजकल नॉर्थ अमेरिका में पाकिस्तानी परफॉर्मर्स की सीडीज बड़ी मिल रही हैं, फौज किस्म की। हाँ बिल्कुल, ये मुझे सुनने में आया। तो आप यकीन करें कि शर्म से हमारा सर झुक गया जब हमें ये पता चला कि पाकिस्तानी जो स्टेज आर्टिस्ट हैं उनकी सीडीज अवेलेबल हैं यहाँ पर। और पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा एक लहर आई हुई है। एक कुछ जो ख़वातीन हैं उन्होंने एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया है जिसमें कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है और तमाम मज़हब और अखलाक के तमाम पैमाने वो तोड़ हदें फलांग कर चुकी हैं। तो मैं समझती हूँ कि हुकूमत को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। एक तो हम मुसलमान हैं और दूसरा हमारा ये कल्चर नहीं है। इस तरह हम ना सिर्फ ये कि हम अपने मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर जो बदनामी होती है ना, उसको फेस नहीं किया जा सकता।
तो हुकूमत को चाहिए कि इसका सख्ती से नोटिस ले इस बात का, वरना हमारा कल्चर तबाह हो जाएगा। तो कैसे नोटिस लेगी हुकूमत? हुकूमत इस तरह नोटिस ले कि ये स्टेज ड्रामों में ये जो डांसेस हो रहे हैं इस तरह के, उनको फौरी तौर पर बंद करे। ये यहाँ पर बैन लगता है, 4 दिन के बाद वो अपना बैन ख़त्म हो चुका होता है। आर्टिस्ट का पता नहीं वो कौन से हुकूमत के आदमी से कहकर बैन खुलवा लेती है। नहीं, कोर्ट ने रिलीफ दी है। डीसीओ ने यहाँ पे अरेस्ट किया आर्टिस्ट को, उधर कोर्ट ने कह दिया कि आपने अरेस्ट ही गलत किया। देखिए ना, जो कोर्ट है वो भी तो आज़ाद तो नहीं है ना। हमारे यहाँ जो कानून है उसकी बालादस्ती तो नहीं है हमारे मुल्क में ना। कानून भी वही करेगा जो। क्यों कानून की बालादस्ती क्यों नहीं है? नहीं है हमारे मुल्क में। कानून तो उनको छोड़ रहा है। कानून सिर्फ गरीब और लाचार लोगों के लिए बना है, उनको सजाएं देने के लिए बना है। किसी अमीर आदमी के लिए या जिसकी पहुंच दूर तक है उसके लिए कानून नहीं है। एक तो इस बात का नोटिस ले, और ये जो सीडीज हो रही हैं रिलीज, इनको फौरी तौर पर बंद किया जाए, वरना जिस तरह हमारा मुल्क बाहर बदनाम हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। शादी का क्या इरादा है? कमिंग बैक टू इट, आप तो शादी मैंने आपको बताया, पहले भी बताया मैं फ़लसफ़ा बहुत, अब मुझे शौक़ है पढ़ने का। मैंने और झाड़ने का अपने तालीमी दौर में मेरे पास ये सब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स समझते थे शायद मुझे डॉक्टर बनाना है उन्होंने, तो उन्होंने मुझे साइंस के सब्जेक्ट ले दिए, जो मैं ना चाहते हुए पढ़ती रही। लेकिन जब मैं थोड़ी सी मैच्योर हुई, मुझे पता चल गया कि ये तो मेरा फील्ड ही नहीं है, ये तो मैं गलत पढ़ रही हूँ, केमिस्ट्री फिजिक्स तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। तो चुनाचे मैंने फ़ौरन ही उन्हें चेंज कर दिया एफएससी के बाद, और मैंने लिटरेचर ले लिया। लेकिन अब मुझे पता चला कि मेरा जो था ना सब्जेक्ट, वो फ़िलासफ़ी था। लेकिन मैंने ज़िंदगी से बहुत फ़लसफ़ा, ज़िंदगी के बारे में बहुत फ़लसफ़ा पढ़ा और समझा है, ज़िंदगी से बहुत समझा है फ़लसफ़ा। तो मैं उसमें यही मैं समझी हूँ कि जो शादी है वो कोई खुशी की चीज़ नहीं है, जो मैंने लोगों को देखा है। अगर आपके ज़िंदगी में कोई बड़ा मकसद है, क्योंकि शादी इंसान को महदूद ज़हनी तौर पर कर देती है, उसकी क्रिएटिविटी को कम करती है। शादी इंसान की क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। आप कहते हैं मैं अब क्या झूठ बोलूंगा आज गायब होने का, आप ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, ये किसने कह दिया आपको? नहीं, इसलिए कि वो फिर एक ख़ानदान के गिर्द उसकी ज़िंदगी घूम रही होती है कि इसको बच्चे हैं, इनको पालना है, बीवी है, ये घर है, ये करना है। लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप बड़े उस पर सोचते हैं कि मुझे बहुत से बच्चों को पालना है, मुझे 2 बच्चों को नहीं, मुझे 1000 बच्चों को पालना है, या एक मिशन आपके पास होता है, वो आपको टाइम। अच्छा, फिर हमारे माशरे में ये है कि अगर शादी के बाद जो औरत होती है वो अगर शादी को पार्ट टाइम समझेगी तो शादी कामयाब नहीं होगी। शादी एक फुल टाइम जॉब है। लेकिन अगर आप शोबिज़ में हैं, आपकी रिकॉर्डिंग 3 बजे रात को ख़त्म हुई है, आप घर आए, तो आपका ख्याल है हमारा मशरकी मर्द, जिसकी एक ख़ास जहनीत है, जो कि बीवी के बारे में इतना पॉजेसिव होता है। नहीं, उस टाइप का मर्द तो एक एक्ट्रेस से शादी नहीं करेगा। लोग वक्ती तौर पे कर लेते हैं इंस्पायर होकर। वक्ती तौर पे तो वो किसी से भी कर लेगा इंस्पायर होकर। इंस्पायर तो हो जाते हैं। हमारे जो मशरकी मर्द है ना, वो शोबिज़ की ख़वातीन से बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं। लेकिन बाद में दूसरी हो या तीसरी हो, दूसरी हो तीसरी हो, जो भी है, जो भी हो, लेकिन बाद में उनका जो अंदर का मशरकी मर्द है वो फौरन बाहर आ जाता है। तो वो कहते हैं भी वो तुम्हारी तरफ देख के हंस क्यों रहा था, वो तुम्हारी तारीफ क्यों कर रहा था, उसे तुम्हें अपना कार्ड क्यों दिया था? भी उससे पूछो, ये शोबिज़ की खातून है, लोग इसकी तारीफ नहीं करेंगे तो उसकी करेंगे। नहीं, बट इज इट ट्रू, कहते हैं कि एक्ट्रेसेस जो होती हैं उनका अपने आप को शो ऑफ करने का, अपने आप को दिखाने का शौक सारी उम्र रहता है। इस दुनिया में जो चीज़ जिस काम के लिए बनी है वो शोबिज़ का मतलब है दिखाना। तो लोग देखते हैं ना एक खूबसूरत चीज़। देखो, आपके पास अगर इल्म है तो आप उस इल्म को दिखाना चाहते हैं, आपके पास अगर दौलत है तो आप उस दौलत की नुमाइश चाहते हैं, लोगों को बुलाएंगे अपने घर के, ये आज ही डिफेंस में बंगला लिया है, ये गाड़ी भी बस कल ही आई है। अगर आप खूबसूरत हैं तो आप चाहेंगे कि इस खूबसूरती को दिखाया जाए। तो हर वो चीज़ जो जिस बंदे के पास जो चीज़ है दिखाने की, वो उसे दिखाता है। आप क्या दिखाती हैं? मैं चाहती हूँ कि मैं जो मेरे अंदर है, अगर मेरे अंदर कोई आर्ट है या कुछ ऐसा है, टैलेंट है, मैं उसको दिखाऊं। लोग मुझे ये ना समझें कि ये जी है, ये कैसी लग रही है, ये नहीं, ये मुझे पसंद नहीं। मुझे शो पीस बनना कभी भी पसंद नहीं आया। कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आपका किस किस ख्वाहिश पे दम निकला? मैंने ऐसा कभी बहुत ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि ऐसा सोचने से आप दुखी हो सकते हैं, क्योंकि इंसान कभी भी ज़िंदगी में मुतमईन नहीं हो पाता। लेकिन मैंने ज़िंदगी जो है अपने इत्मीनान के लिए गुजारी है। मैं समझती हूँ कि आपको इंतहाई कनात में एक मुतमईन ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मैं ये समझती हूँ अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा दौलत नहीं है लेकिन मेरे पास इत्मीनान है तो मैं खुश हूँ। लेकिन अब जो ख्वाहिश है वो यही है कि जो काम मैं करना चाहती हूँ मैं उसके लिए बड़ी पुरुमीद हूँ, और मुझे यकीन है कि अगर मैंने मेहनत की और मैं उसमें मेरी लगन शामिल रही तो मैं अपनी मकसद को हासिल कर लूँगी। मैं कभी भी नाउम्मीद नहीं होती। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इंतज़ार, उम्मीद और ख्वाब, ये 3 चीज़ें हैं जो मैं अपनी शायरी में भी लेकर चलती हूँ। उम्मीद और ख्वाब। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास है ना
तो आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं। तो फिर तो आपको शादीशुदा औरत होना चाहिए, इंतजार उसको करना पड़ता है, उम्मीद से वो रहती है और ख्वाब भी वही देखती रहती है। आप तो उल्टी बात कर रही हैं। असल में ये ख्वाब उम्मीद ये और हवाले से है, मेरे ख्वाब और उम्मीदें और हवाले से। अच्छा। ये बताएं कि अब आपकी किताब कब पब्लिश हो रही है? मेरी किताब जो है वो 6 माह पहले भी पब्लिश हो सकती थी। मावरा से ये किताब छप रही है और इसकी प्रूफ रीडिंग भी मैं करके दे चुकी हूँ। लेकिन पता है एक मसला है, अगर आपके पास उसका हल हो, आपकी नज़र में कोई अच्छा, बहुत हाल है आपकी नज़र में कोई अच्छा आर्टिस्ट है, क्योंकि ना उसका टाइटल अभी तक कोई आर्टिस्ट बना नहीं पा रहा, उसका नाम है, पता नहीं उसका नाम मुश्किल है, ज़माने को फसाना चाहिए था। तो अब मैंने जिस आर्टिस्ट से बनवाया वो नहीं उसको सही कन्वे कर सका उसको। तो ऊपर आप अपना वो फिरोज खान की तस्वीर क्यों नहीं दे देते जो यहाँ पे फसाना बना के चले गए? नहीं, तस्वीर तो किसी की देनी नहीं है ना, तस्वीर तो बैक टाइटल पर मेरी होगी, सामने किसी की तस्वीर नहीं देनी। तो अब वो मेरे लिए सिर्फ वो टाइटल की वजह से ताखीर हो रही है कि मुझे तो 15 करोड़ में से कोई आर्टिस्ट आपको नहीं मिला? 8-10 आर्टिस्ट बना चुके हैं, वो नहीं। आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ ऐसा टाइटल हो कि बकरों का रेवड़ नजर आए? नहीं, जो इसके मुताबिक हो, जमाना भी हो, फसाना भी हो, उसमें नजर आए। क्या क्या आपके जहन में क्या क्या आया कि क्या क्या हो सकता है? मेरे जहन में तो बहुत सी चीजें आई, लेकिन जब तक आर्टिस्ट के साथ मिलकर उसको डिस्कस मतलब मैंने तो आर्टिस्ट पे छोड़ा ना कि आप बताएं कि इसमें क्या हो सकता है। आप में से जो भी कोई आर्टिस्ट हो जो अच्छा कवर डिज़ाइन कर सकता हो, प्लीज़ आप किंदील के लिए हमें अपना डिज़ाइन जो है वो ईमेल करें। मैं आपको वो शेर सुना देती हूँ ताकि उनको आसानी रहे ये करने में कि वो गज़ल है जिसमें से ये मिसरा मैंने लिया है। शायर से शेर ना सुनो तो जी वो तड़पता रहता है। प्लीज़ आए। ना प्यार इतना जताना चाहिए था, उसे कुछ आजमाना चाहिए था। वो आया तो गए शिकवे गिले सब, मोहब्बत को बहाना चाहिए था। ज़रूरत थी दुखों को मेरे दिल की, उन्हें कोई ठिकाना चाहिए था। वो पिछले साल की रुत लौट आई, उसे भी लौट आना चाहिए था। मुझे रोकर मिली तस्कीन लेकिन ज़माने को फंसाना चाहिए था। मैं अब किंदील अक्सर सोचती हूँ, ना खुद को यूं जलाना चाहिए था। मैं तो अपना आपके अपने कहे हुए शेर तो पहली बार ही सुन रहा हूँ। अच्छा, बस इससे पहले तो आपने दूसरों के शेर सुनाए हैं। मैं नहीं, अपने नहीं, स्टेज पर नहीं सुनाती। किंदील ये बताएं कि शायरी के लिए या शायर बनने के लिए इंसान को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, को उस्ताद रखना पड़ता है कि ये कुछ भी कर सकता है? देखिए, पहली बात यह है कि जिस तरह आर्टिस्ट के बारे में कहा जाता है कि आर्टिस्ट को कुदरत बनाकर भेजती है, डॉक्टर या इंजीनियर जो है वो मेहनत से बन सकते हैं, लेकिन आर्टिस्ट, हालांकि हमारे यहाँ कई आर्टिस्ट हैं जो बने हुए हैं, वो हालांकि आर्टिस्ट नहीं होते, बड़े बड़े आर्टिस्ट बन गए। हाँ, बन गए, जो आर्टिस्ट नहीं थे, जो इस काम के, हमारे यहाँ आमतौर पर होता है जो बंदा जिस काम के लिए होता है वो नहीं होता, वो कोई और काम कर रहा होता है, उसे मौका नहीं मिलता या वो जो कुछ वो करना चाहता है। खुदा का शुक्र है कि मुझे जिस काम के लिए कुदरत ने बनाया था मैं वही काम कर रही हूँ। हालांकि मेरे फादर मुझे ये कहते हैं कि तुम्हारा टेम्परामेंट शोबिस का नहीं था, तुम जो हो, तुम ये कहती हो मैं लोगों से नहीं मिल सकती, मैं लोगों से काम के लिए जा सकती, घर में आप नहीं रहना चाहती, आप तो पैदा ही शोबिस के लिए हुई। मैंने उनसे ही कहा, मैंने उनको कहा कि अगर मुझे अगला जन्म भी मिला ना तब भी मैं यही बनूंगी। मैंने उनको ये कहा। वालिद साहब तो बेचारे आपके लेट गए होंगे उस दिन अपना जाके घर पे अपना। नहीं, वो इस बात को एडमायर करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, तुमने शोबिस में रहते हुए जिस तरह एक मकाम बनाया है तो, और लोग तारीफ करते हैं, तुम्हारी इज्जत करते हैं, तो मुझे खुशी होती है। बहन भाई हैं आपके जो इस फील्ड में हैं? हाँ, मेरी एक बहन है नगमाना, वो सिंगिंग कर रही है। अच्छा, नगमाना जाफरी जो है, अच्छा वो आपकी सगी बहन है? जी। तो आप उनकी तरह गा सकती हो, तो बहुत अच्छी सिंगर है। हाँ, वो भी जब छोटी सी थी तब से गा रही है, तो मैंने कभी सोचा नहीं था अपना जब वो मतलब जब जाहिर है जब बोलना शुरू करता है बच्चा, आपने किसी बच्चे को पैदा होते ही बोलते हुए देखा? अगर ऐसा कोई बच्चा है तो दिखाएं, हम भी देखते हैं जाके। कितना छोटा कितना बड़ा। जब बोलना शुरू करता है बच्चा तो उसी वक्त पता चल जाता है कि इसके क्या है रुझानात। तो वो बचपन से गा रही है, जोरदार किस्म के गाने गाती है। अच्छा, उसने किसी से नहीं सीखा। अब देखिए, उसका कोई उस्ताद नहीं, उसे किसी, क्योंकि बड़ी सुर में है। हाँ, इसलिए कि वो, मुझे बहुत से आर्टिस्टों ने कहा कि सीखे बगैर गुलकार नहीं कोई बन सकता। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। कुछ सुर कुदरती तौर पर आपके अंदर होते हैं। सलाखें का गाना गाया था उन्होंने, सलाखें के टाइटल दो सॉन्ग गाए थे, और भी फिल्मों के 1-2 गाए, बाकी अपने उसके। तो शायरी की जो आप बात कर रहे थे ना, तो शायरी के लिए ये होता है कि आपकी तबीयत कुदरती तौर पे मौजू होती है शेर कहने के लिए, फिर उसके बाद आप स्टडी करते करते उसे मजीद पॉलिश कर लेते हो अपने शेर कहने की जो सलाहियत चाहिए उसके लिए। शेर तो किसी वक्त भी आमद हो सकती है, शेर और बुरी खबर का कोई पता नहीं कब आमद हो जाए। और जो आमद होती है ना, वो शेर वाकई बहुत कमाल का होता है। और जो आप सोच के बनाते हो कि अच्छा ये मैंने बनाना है, ये लिखना है, तो वो एक बिल्कुल मैकेनिकल सा शेर होगा। टेक्निकली तो बड़ा ठीक ठाक होगा, लेकिन उसमें देखिए, पहली चीज ख्याल है। अगर आपके पास थॉट है
तो आपको शायरी करनी चाहिए। थॉट के बगैर ये जो मैकेनिक जो आप कहते हैं सीखने वाला, सीख कर ये हो सकता है कि आप रदीफ काफिया सीख जाएं, आपको थोड़ा बहुत वजन का भी पता चल जाए, लेकिन थॉट जो ख्याल है आपके अंदर, अगर वो नहीं है तो शायरी की रूह तो ख्याल ही होता है ना। वेरी क्विकली, हमारे औरतों को कितनी आज़ादी है या कितनी होनी चाहिए? आप पहली तो बात है, आप मुझे डिफाइन करेंगे कि आप आज़ादी किसे समझते हैं? आज़ादी को जो आप आज़ादी समझती हैं, मैं उसकी बात। मैं आज़ादी उसे समझती हूँ कि आप अपनी मर्जी से सोच सकें, आप अपनी ज़िंदगी के फैसले अपनी मर्जी से कर सकें। रात को 3 बजे आ सकें। नहीं, अगर आप काम से आए हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप घूम फिर कर आए हैं या आप उसमें भी कोई गलत बात उसमें नहीं है, उसमें गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे नहीं, जिंदगी मेरा में, मतलब है कि आपने कहा ना गलत बात तो जवाबदेह हो उसमें भी जाती नहीं है है। ना। हाँ बिल्कुल, मैंने इसलिए वो 3 हाँ बजे है, उसमें भी नहीं, लेकिन फिर भी होता है ना हमारे यहाँ के जी, वो हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शंस हैं औरतों पे। एक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है हमारे। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जहाँ तक खुद ऑब्जर्व किया है, हमारे देहात का एक अनपढ़ आदमी और हमारा एक पढ़ा लिखा मर्द बुनियादी तौर पे एक ही सोच रखता है। यानी दोनों को कमाद की फसल पसंद है। नहीं फसल तो मुझे नहीं पता क्या पसंद है, लेकिन औरत के बारे में दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसी हो जाती है। जब वो बीवी के बारे में सोचती हैं तो वो बिल्कुल एक ही जैसे लगते हैं। वो तालीम, वो पराई शऊर, औरत के बारे में भी वही एक ही सोच होती है। नहीं वो तो अब मुझे नहीं पता, डिफरेंट हो सकती है। गांव वाला आदमी बेचारा, उसको नहीं पता कि किस अच्छा, तरह वो से अब इसमें वो बेचारा हो गया और हम नाकारा हैं। आपने ये, थैंक यू वेरी मच किंदी। सादे होते हैं ना गांव के लोग, आपको पता, उन्हें अभी जमाने की हवा नहीं लगी होती। तो ये बात जो है कि आज़ादी जो है वो औरत को इसलिए हासिल नहीं है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। कितनी आज़ादी होनी चाहिए? इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि वो कोई भी काम जो अच्छा करना चाहती है माशरे के लिए या अपनी ज़ात के लिए वो कर सके, और उसकी सोच पर पहरे ना बिठाए जाए, और उसको तालीम हासिल करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। बेशक, इसमें कोई शक उसको शादी के लिए भी अपनी मर्जी उसके पास होनी चाहिए। बेशक, ये तो मजहब भी कहता है, हम भी कहते हैं। मैं उस आज़ादी बेरा रवि की बात नहीं करती, वो तो ना मर्द को मादर होनी- पेदर आज़ादी की बात वो ना मर्द को होनी चाहिए हासिल, ना औरत को, उसके लिए तो होना चाहिए। शादीशुदा मर्द को तो बिल्कुल भी नहीं होती। और बाकी पता नहीं होती होगी कभी, अपना नहीं, ये हमारे- अरसे पहले की बात। आप मुझे ये बताएं, हमारे यहाँ जो शादीशुदा मर्द हैं वो तो फुल एंजॉय करते हैं। वो बीवियां घरों में बैठी हैं, हर एक की एक एक दो दो गर्लफ्रेंड होगी लाजमी बात। मेरी कौन सी देखी है आपने? देखी नहीं, पता करूंगी। पता करके आप कितने अरसे से शोबिज में है, मुझे जानती मैंने हैं, कोशिश मुझे नहीं एक का की, बता दें। कोशिश नहीं की पता करवाने की। नहीं, अपना अल्लाह का शुक्र है उस लिहाज से। तो कोई बात नहीं, फ्रेंड होना कोई बुरी बात नहीं है। आपको कोई girlfriend अच्छा क्या? अच्छा आपने बताएं। जिस सेंस में कहा, मैं उस नहीं, सेंस मुझे में ये बता रहा बताएं, अगर आपको कोई लड़की अच्छी लगती है, पढ़ी लिखी है, बड़ा है, आप उससे बात कर लेते हो, दोस्ती कर लेते हो, इसमें क्या बुराई है? कोई वैसे बुराई नहीं है, मेरी तो बहुत फिर उस आप लिहाज क्यों से तो कह मेरी रहे हैं? बहुत फ्रेंड्स हैं। देखा, मनवा लिया नहीं, ना नहीं, मैंने नहीं, इनको। लेकिन गर्लफ्रेंड होना जिस सेंस में आप कह रही हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि बीवी के होते हुए, मैंने कतई या बात तो मैं कहता हूँ कि इंसान सेटल ना हो, जब सेटल हो तो फिर उसको निभाए। ठीक है अच्छा ना? अच्छा, अब यही बात होगी ना कि एक अच्छी दोस्ती औरत और मर्द की हो सकती है, तो लेकिन हमारे माशरे में इसकी इजाजत नहीं है। मेरा ख्याल है अब टाइम बदल रहा है, लोग अपना जो है ना, काफी अपना जो है ना, उनको अवेयर। मर्द नहीं ना, मर्द की सोच नहीं बदलती। वो उसी तरह सोचता है अपनी बीवी के हवाले से कि नहीं, इसके ऊपर तो कोई गैर मर्द की नजर भी नहीं पड़नी चाहिए। कहाँ ये किसी आदमी के साथ बैठ के गप्पे, हालांकि चाहे उसके दिल में कुछ भी ना हो, कुछ ऐसा ना हो, लेकिन वो कभी नहीं अलाउ करेगा। व्हाट द लास्ट क्वेश्चन, आई मीन व्यूअर्स के लिए, अगर आप कोई खास मैसेज देना चाहती हूँ, किस हवाले से? मैसेज तो बहुत से हो सकते किसी हैं। हवाले से, किस हवाले से? किसी हवाले से, किसी हवाले से मैसेज जो देना चाहती हूँ वो ज़िंदगी के हवाले से ही मैं देती हूँ, क्योंकि एक ये जर्नल सी बात है कि ज़िंदगी जो है वो एक कुदरत का एक तोहफ़ा है, और ज़िंदगी बहुत मुख्तसर होती है, पता भी नहीं चलता कब गुजर जाती है।